उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सटेंशन होती है और एक्सटेंशन होने की वजह से इलास्टिक ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक रिएक्शनल फोर्स को जनरेट करता है और वो रिएक्शनल फोर्स जो होती है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है। और हुक्स लॉ ये कहता है कि जितनी ज्यादा आप एक्सटेंशन करोगे उतनी ज्यादा टेंशन फोर्स डेवलप होगी, लेकिन ये तब तक होता रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। इलास्टिक लिमिट के बाहर निकलने के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता तो उसके अंदर उतना रीस्टोरिंग फोर्स या उतना रिएक्शनल फोर्स जो है वो जनरेट नहीं होता। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं होता बल्कि उससे थोड़ा सा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है। नाउ हम एक टिपिकल मेटल वायर का फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाएंगे और इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को बनाने के बाद हमने उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में पता होने चाहिए। ठीक है। बाय द वे, दिस इज फोर्स, दिस इज एक्सटेंशन। ठीक है जी। और फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जहां तक स्ट्रेट लाइन आपके पास होती है वहां तक अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालें तो ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है ना। सो वी आर मेकिंग अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। लेट्स कंसिडर दैट फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ ए मेटल वायर। एक मेटल वायर का हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बना रहे हैं। ए बी, बी के बाद हमने क्या देखना शुरू किया कि ये ग्राफ कर्व होना शुरू हुआ। ठीक है। इस तरीके से कर्व हुआ और फिर ये कुछ यूं हो गया। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ टिपिकल फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ ए मेटल वायर। कॉपर वायर का एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। ठीक है। बी के बिल्कुल साथ एक पॉइंट बिल्कुल चिपका हुआ पॉइंट है विच इज कॉल्ड सी पॉइंट। सी पॉइंट से काफी दूर जाके हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट डी पॉइंट। और उसके बाद डी के बाद उस नीचे उससे एक पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं ई पॉइंट। नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट्स? ये पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पॉइंट्स एक्चुअली? तो इस चीज को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ए से बी तक, ए टू बी, force and extension या force is directly proportional to extension। तो ए से बी तक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। मींस ऑब्जेक्ट फॉलोज हुक्स लॉ, यानी ए से बी तक ऑब्जेक्ट जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बी पॉइंट is actually what we called limit of proportionality। By the way, B is not the elastic limit, although यहाँ से ग्राफ कर्व हो गया, but still is the limit of proportionality। What is the limit of proportionality? Below this point, force extension changes linearly। इससे नीचे नीचे तक या इस पॉइंट तक फोर्स और एक्सटेंशन कैसे चेंज हो रहे हैं? लीनियरली चेंज हो रहे हैं। लीनियरली का मतलब क्या है? इक्वल अमाउंट में। जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतनी एक्सटेंशन बढ़ रही है, या जितना फोर्स आप कम कर रहे हैं उतनी एक्सटेंशन कम होती जा रही है। एक इक्वल अमाउंट में दोनों के अंदर वेरिएशन हो रहा है। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी देर के लिए फोर्स और एक्सटेंशन जो है वो नॉन लीनियर हो गए, यानी फोर्स हमने कम लगाई है लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा हो गई है, विच मीन्स दे आर नॉन लीनियर। व्हाट इज अ सी पॉइंट? सी पॉइंट इज व्हाट वी कॉल्ड इलास्टिक लिमिट
point. C is called elastic limit point. By the way, इसके आगे मुझे एक और पॉइंट बना देना चाहिए था, मैं इसको अभी बना देता हूँ। सी से बिल्कुल चिपका हुआ एक पॉइंट होता है डी, इसको आप कर लीजिए ई और इसको अब आप कर लीजिए एफ, ठीक है। तो इसको चेंज कर लीजिएगा। सी इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट. व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट? टिल दिस पॉइंट object has elastic deformation if deforming force is removed, object will return to its original shape. तो इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहा होता है, और इस पॉइंट से अगर हम आगे निकल जाएं, जैसे ही हम इस क्रॉस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, इसके साथ बिल्कुल चिपका एक पॉइंट है डी पॉइंट, इसके बाद ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। मतलब ये कि अगर तुम लोग एक स्प्रिंग को या एक वायर को सी पॉइंट के ऊपर भी अनलोड कर दो, ऑल्दो ये कर्व पॉइंट दिख रहा है आपको, लेकिन सी पॉइंट पे भी अगर आप इसको अनलोड कर दोगे तो इसका मतलब है कि वो वायर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उससे आगे ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज अ डी पॉइंट? D point is what we call the yield point. Yield point. Yield point कौन सा पॉइंट है? At this point, object has plastic या inelastic deformation. Object not return to its original shape. एक दफा अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उसके यील्ड पॉइंट तक ले जाएं, तो यील्ड पॉइंट के ऊपर जाने के बाद अब वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। मीन्स अब उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि अब ऑब्जेक्ट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है और इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी वो चेंज हो चुका है उसका शेप। यानी अगर आप डी पॉइंट पे स्प्रिंग को अनलोड करो या वायर को अनलोड कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वायर जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आए, ठीक है। उसके बाद है ई पॉइंट। ई पॉइंट थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। ई पॉइंट, इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट। एट दिस point the process of breaking bond between molecules start, ठीक है जी। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यानी अगर आप एक स्प्रिंग को ई पॉइंट तक ले गए और उसके बाद आपने सोचा जनाब कि मेरा स्प्रिंग टूट जाएगा, मेरी वायर ब्रेक कर जाएगी, और मैं अपने स्प्रिंग को अनलोड कर देता हूँ इस पॉइंट से, तो अनलोड करने के बावजूद भी आपका स्प्रिंग जो है वो टूट जाएगा, आपकी वायर ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर बॉन्ड्स ब्रेकिंग होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है।
अगर अब आप, इट्स बेसिकली टू लेट नाउ, अब बहुत लेट हो चुका है, और अगर अब आप इसको अनलोड करने की कोशिश भी करोगे तब भी अनलोडिंग के दौरान ही वो स्प्रिंग या वो वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा. व्हाट इज एफ पॉइंट? एफ पॉइंट इज व्हाट वी कॉल्ड, इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसमें मटेरियल जो है वो दो टुकड़ों के अंदर टूट चुका होता है, वो इट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. ठीक है जी. तो फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट अपने दो हिस्सों के अंदर ब्रेक हो चुका होता है, विच मीन्स इट विल बेसिकली ब्रेक इनटू टू पीसेस. ठीक है जी. तो एफ इज fracture point. What is a fracture point? The point where material break, okay, और स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक इनटू टू और मोर पीसेस, दो हिस्सों में टूट के अलग हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल द फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है जी. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ. बी पॉइंट तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. सी इज द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट पे भी अगर आप स्प्रिंग को अनलोड कर देंगे तो वापस आ जाएगा. यील्ड पॉइंट पे ले जाने के बाद अनलोड करेंगे तो वापस नहीं आएगा. ब्रेकिंग पॉइंट पे ले जाने के बाद अनलोड करेंगे तो मटेरियल बचेगा नहीं, अब वो टूटेगा ही टूटेगा, और फ्रैक्चर पॉइंट पे तो वो दो टुकड़ों में टूट चुका होता है. ठीक है जी. बाय द वे, यू कैन सी दैट द फ्रैक्चर पॉइंट इज स्लाइटली एट लोअर फोर्स देन द ब्रेकिंग पॉइंट. ब्रेकिंग पॉइंट ज्यादा हाई फोर्स के ऊपर है, यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए होती है. और अगर आपने देख लिया कि यार ये स्प्रिंग अब टूटेगा तो मैं इसको अनलोड कर देता हूँ, अनलोड करने के बावजूद थोड़ा सा आप नीचे भी आने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स में, तब भी वो दो टुकड़ों में टूट रहा है, उसके अंदर फ्रैक्चर हो रहा है, इट इज ब्रेकिंग इनटू टू पीसेस. दैट्स व्हाई द फ्रैक्चर पॉइंट इज स्लाइटली बिलो देन द ब्रेकिंग पॉइंट. So this is actually the force, typical force extension graph of an मेटल वायर. एक मेटल वायर एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट का मेटल वायर का फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है. ठीक है जी. इसमें किसी को कोई पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी. एनी क्वेश्चंस एनीवन? जैद, हुसैद, फरीहा जी, जारिफ, हुदा, आयशा, मशूद, जी सर, नो डाउट सर। असद नो बेटा, सर। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? जी सर।
जी बच्चों, डन एवरीवन? आयशा, जैद, हो गया भाई? जी सर। हसन, जारिफ, कॉफी हो गया बेटा? फरीहा, जी यस सर, सर। हुदा, उसैद, जी सर, कॉपी हो गया। so this is what we call the जी सर। force extension graph of a typical metal wire। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। दो चार चीजें, दो चार ग्राफ्स और बना दूं मैं आप लोगों के पास। कंसिडर करें कि हम एक ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट तक लेके गए। हमने सी पॉइंट तक हमने उसको लोड किया। ठीक है जी। दिस इज अगेन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। हमारे पास कुछ यूं बना और उसके बाद ये यहां तक गया। This is actually A, this is B, which is the limit of proportionality, and this is C point। C point तक हम इसको ले गए। लेट्स से हम C point तक कितनी फोर्स पे इसको ले गए? 40 न्यूटन्स पे ले गए। और इस वक्त इसमें एक्सटेंशन हमें मिल रही है, कितनी मिल रही है? लेट्स से 12 सेंटीमीटर। ये हमने इसको इस तरह हम ऊपर लेके गए तो हमने इसमें की लोडिंग। यकीनन हमने इस पे लोड लगाया होगा 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके के 40 तक के लोड पे हम चले गए और 12 सेंटीमीटर की हमें एक्सटेंशन मिल गई। मुझे एक बात बताइए, यहाँ सी पॉइंट पे पहुंच के विच इज एक्चुअली इलास्टिक लिमिट। अब मैं यहां जाके इसको अनलोड कर देता हूं, तो अनलोड करने में क्या ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा या नहीं आएगा? जी, इलास्टिक लिमिट तक मैं चला गया हूं। अब मैं इसको अनलोड करने लगा हूं, यानी स्प्रिंग is unloaded at C point, यानी इलास्टिक लिमिट पॉइंट पे हमने इसको अनलोड किया। What will happen to the graph? Will it return to its original shape? The answer is yes, it will return to its original shape। यानी जब हम इसको अनलोड करेंगे तो अनलोडिंग में it will return to its original shape। वो अपने शेप पे वापस आ जाएगा। ठीक है, because it hasn't crossed the elastic limit point। But let's say if we take the same spring beyond C point, हम उसको C point से ज्यादा आगे तक ले गए। फोर्स एक्सटेंशन, और हमने इसको इस दफा खींच दिया इसके यील्ड पॉइंट तक, या उससे भी आगे ले गए। लेट्स जी, तो ये है आपका B, ये हो गया C, और ये इसके बिल्कुल साथ चिपका हुआ था D पॉइंट, लेकिन हम तो D से भी आगे निकल गए। दिस इज एक्चुअली लोडिंग। ठीक है, अब आपको वो कह रहा है सवाल में कि हमने इसको इस पॉइंट तक लेके गए हैं। द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड टिल द एक्सटेंशन ऑफ, कितनी एक्सटेंशन तक हम इसको ले गए? लेट्स से 8 सेंटीमीटर। 0, 2, 4, 6, 8, 8 तक हम इसको ले गए। ठीक है जी। अब यहां से हमने स्प्रिंग को अनलोड किया है। स्प्रिंग को जब हमने अनलोड किया, स्प्रिंग अनलोडेड एट डी पॉइंट, डी पॉइंट पे हमने इसको अनलोड कर दिया है। अब मुझे बताइए कि वो कह रहा है आपसे कि स्केच द ग्राफ, ड्रॉ अनलोडिंग लाइन इन गिवन ग्राफ। अनलोडिंग का आपको ग्राफ बनाना है। जी बच्चों, तो ये अनलोडिंग का ग्राफ कैसे बनता है? तो अनलोडिंग का ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि देखें वापस लोड या अनलोड हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यहां से एक सीधी लाइन खींचते हैं, और ये लाइन आपकी, ये जो ये वाली लाइन थी ना पहले स्ट्रेट वाली, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होती है, यानी इसका ग्रेडियंट डिट्टो उस वाली लाइन के सेम होना चाहिए। ठीक है जी।
तो अब ये आपकी पिंक लाइन आपको क्या शो करेगी, दैट विल शो योर अनलोडिंग, ये आपकी अनलोडिंग शो करेगी। अब मुझे बताइए कि जब ये स्प्रिंग वापस अनलोड होगा तो विल इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, या इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है, और अगर हो गई है तो अप्रोक्सीमेटली कितनी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है इसके अंदर? जी, व्हाट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, ग्राफ से देख के बताइए जी बच्चों। कितनी परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है इसमें, एनीवन? सर वो एरिया बिटवीन द टू लाइंस। या बिटवीन द टू लाइंस, नहीं, दैट इज नॉट द परमानेंट डिफॉर्मेशन। बेटा ये देखो, ये वापस जब आया है तो एक्स एक्सिस को किस लेंथ पे काट रहा है, किस लेंथ पे कट किया इस लाइन ने वापस आते हुए अनलोडिंग में? 2 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब यह है कि अब इस स्प्रिंग में परमानेंट डिफॉर्मेशन कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर की। समझ में आ रही है बात? नाउ स्प्रिंग हैज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब इस स्प्रिंग में परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर, विच मीन्स अगर ये स्प्रिंग इनिशियली हमारे पास था 5 सेंटीमीटर का, जिसको हम बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट सी पॉइंट तक ले गए, तो बताओ वापस जब हम इसको लेके आए होंगे तो इसकी अब परमानेंटली लेंथ कितनी हो गई होगी? विल इट बी सेम एज 5 सेंटीमीटर या कुछ और हो गई होगी इसकी लेंथ? कितनी हो गई होगी अब लेंथ बताइए? तो अब इसमें 2 सेंटीमीटर की परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है, तो अब इसकी न्यू लेंथ कितनी हो गई होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है ये बात जी? इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? जी सर, जी क्लियर है। सर। ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग का ये कर्व याद रखिएगा, ये कर्व अभी बिल्कुल रीसेंट पेपर में आया था एक, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा लोडिंग अनलोडिंग को। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ ले भाई, किसी को अगर कोई सवाल है। नो सर। आयशा, एनी क्वेश्चन बेटा? जी बच्चों, ड्रॉ हो गया ये कर्व। फरीहा बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सैद बेटा, कोई सवाल है? नहीं सर। मशहूद? बच्चों कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। जी सर हो गया। हो गया।
जी बच्चों, डन, कॉपी हो गया ये? जी सर। डन डन। अच्छा जी। किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को जब हम स्ट्रेच करते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, तो हमें उस पर कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है जी। टू एक्सटेंड और कंप्रेस, टू एक्सटेंड और कंप्रेस इलास्टिक ऑब्जेक्ट, वी अप्लाई force on it and we apply force on it and work we apply force on it and work is done on it. This work is stored in that elastic object in form of elastic potential energy called strain energy. To extend or compress elastic object, we apply force on it. किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड या कंप्रेस करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ती है एंड वर्क इज डन ऑन इट, और ऑब्वियसली फोर्स जो है वो वर्क करती है उसके ऊपर. दिस वर्क इज स्टोर इन द इलास्टिक ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है जी. तो ये जो एनर्जी वर्क हम करते हैं उसके ऊपर, ये हमने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने से वो जो सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई और ये फिक्स स्टैंड है बाय द वे. इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई और इस स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया. ठीक है. इसकी इनिशियल लेंथ हमारे पास कितनी थी? 10 सेंटीमीटर. और जब हमने इसको कंप्रेस किया तो अब इसकी न्यू लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है? लेट्स से दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कंप्रेशन हुआ दैट कंप्रेशन इज 4 सेंटीमीटर. ये जो 4 सेंटीमीटर का हमने इस पे कंप्रेशन किया तो इसके लिए हमने इसको फोर्स लगा के कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाई, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क. जब हमने ये वर्क इस स्प्रिंग पे कर दिया तो ये वर्क इस स्प्रिंग में, इस इलास्टिक ऑब्जेक्ट में इसकी एनर्जी बन के स्टोर हो गया एंड दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी. दिस इज आल्सो व्हाट वी कॉल स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है. ये जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, ठीक है. अच्छा, किस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया ये भी सुन लीजिए. यहाँ पे जब हमने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस होने की वजह से इसमें एक फोर्स डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड या कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो फोर्स डेवलप होता है उस मजीद एक्सटेंशन को रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. ठीक है जी. और हुक्स ये कहता है कि जितनी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगी उतनी ही टेंशन फोर्स डेवलप होगी जो कि फर्दर एक्सटेंशन को अपोज करेगी. तो ये फोर्स लगा के जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया इससे इसमें वर्क हुआ एंड दैट वर्क इज स्टोर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ईपी. और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एफ इंटू एक्स. एक्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है
या इस केस में आपकी x जो है दैट इज द कंप्रेशन, आपने इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया और कितनी फोर्स लगा के आपने इसको कंप्रेस किया, दैट विल गिव यू बेसिकली द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/2 Fx, हाफ Fx के थ्रू हम इस वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में लिखवा चुका था, द एनर्जी स्टोर इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, द एनर्जी स्टोर इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट due to its change in shape। शेप चेंज होने की वजह से किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, हमने पढ़ा है कि हुक्स लॉ के हिसाब से F किसके बराबर होता है, kx के। तो अगर मैं इस इक्वेशन में F की जगह kx लगा दूं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक और एक्सप्रेशन बनती है, EPE इज इक्वल्स टू हाफ F की जगह kx और ये दूसरा x वैसे का वैसे ही। तो ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kx